दुश्मन कौन है और दोस्त कौन, ये पहचानना नामुमकिन है। किसी से कोई रिश्ता नहीं, कोई बात नहीं। हमारा धर्म सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्ज है। एक काली सर्द रात, बर्फबारी इतनी तेज थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। विक्रम अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग पर था। अचानक उसका साथी जवान समीर दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। समीर को तेज ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया हो रहा था। कैंप बहुत दूर था और समीर की हालत नाजुक। विक्रम ने पास ही एक छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी जोया, लाल भेरन पहने, हाथ में कांगड़ी लिए। उसकी आंखों में डर था, पर विक्रम की वर्दी देखते ही वो समझ गई कि ये रक्षक है। डरिए मत, हम भारतीय सेना से हैं। मेरा साथी बहुत बीमार है। क्या हमें थोड़ी देर के लिए पनाह मिल सकती है? जोया ने बिना सोचे उन्हें अंदर बुला लिया। उस रात जोया ने जिस तरह समीर की सेवा की, गर्म पानी, कहवा और कंबल का इंतजाम किया, उसने विक्रम के दिल में जगह बना ली। विक्रम उसे गौर से देख रहा था। उसे कैप्टन की बात याद आई, यहां हर कोई दुश्मन हो सकता है। लेकिन जोया की मासूमियत देख उसका मन चीख कर कह रहा था, ये चेहरा गद्दार नहीं हो सकता। इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, कभी पेट्रोलिंग के दौरान तो कभी गांव के बाजार में। विक्रम अक्सर जोया के घर के पास से गुजरता, सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए। और जोया, उसकी आंखें भी उस फौजी जवान का इंतजार करने लगी थीं। एक दिन गांव के किनारे वाली पहाड़ी पर दोनों की मुलाकात हुई। ढलते सूरज की रोशनी में जोया और भी खूबसूरत लग रही थी। जोया, मुझे पता है कि ये वर्दी और ये सरहद हमारे बीच एक दीवार है। मेरा कैप्टन कहता है कि यहां किसी पे भरोसा मत करो, पर मेरा दिल कहता है कि तुम पर तो मैं अपनी जान भी वार दूं। विक्रम साहब, हम तो बस अमन चाहते हैं। न जाने क्यों लोग हमें शक की निगाह से देखते हैं। आप पहले शख्स हैं जिसने मेरी आंखों में नफरत नहीं, इज्जत देखी है। प्यार पर किसी का जोर नहीं होता। विक्रम भूल गया कि वो एक सिपाही है और जोया उस गांव की बेटी जहां खतरा हर मोड़ पर था। रात के अंधेरे में विक्रम छिप छिप कर जोया से मिलने जाने लगा। वो उसकी गोद में सिर रखकर दुनिया भर की थकान मिटाता। उसे लगता कि ये सरहद, ये गोलियां, ये नफरत सब झूठ है। सच तो बस जोया का ये निस्वार्थ प्यार है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन इंटेलिजेंस ब्यूरो से एक सीक्रेट रिपोर्ट आई। कैप्टन रणबीर ने पूरी टीम की मीटिंग बुलाई। विक्रम के पैरों तले जमीन तब निकल गई जब कैप्टन ने दीवार पर एक फोटो चिपकाई। वो फोटो जोया की थी। जवानों, इस लड़की पर नजर रखो। खबर मिली है कि ये आतंकवादियों को रसद पहुंचा रही है और सेना की मूवमेंट की जानकारी दे रही है। विक्रम, कल सुबह तुम खुद अपनी टीम लेकर जाओगे और इसे गिरफ्तार करके कैंप लाओगे। विक्रम के कानों में जैसे गरम लावा गिर गया हो। जिस लड़की को उसने अपनी दुनिया माना, क्या वो वाकई देश की गद्दार थी या ये कोई बहुत बड़ी साजिश थी? कर्तव्य और प्रेम के बीच विक्रम एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से हर रास्ता तबाही की ओर जा रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जोया के आंगन में पड़ी तो वहां खुशियां नहीं, बल्कि सेना की गाड़ियों की गड़गड़ाहट और विक्रम की आंखों में छिपे आंसू थे। हवाओं में घुला वो प्यार का एहसास अब कड़वाहट में बदल चुका था। विक्रम के सामने खड़ी थी उसकी वर्दी और उसकी मोहब्बत। कैप्टन के आदेश का मतलब था कि उसे उसी घर की दहलीज पार करनी थी जहां उसने कभी सुकून के पल बिताए थे। जब सेना की गाड़ियां जोया के घर के सामने रुकीं तो गांव में सन्नाटा पसर गया। जोया अपने पिता के लिए दवाई लेने बाहर आ रही थी। जैसे ही उसने विक्रम को देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन विक्रम की आंखों में पत्थर जैसी ठंडक और हाथ में हथकड़ी देख उसकी रूह कांप गई। जोया, हमें तुम्हें साथ ले जाना होगा, पूछताछ के लिए। विक्रम साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने क्या किया है?
विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। उसने पत्थर का दिल रखकर जोया की कलाई पर लोहा बांध दिया। पीछे से जोया के बूढ़े बाप की चीखें सुनाई दे रही थीं। मेरी बेटी बेकसूर है साहब, उसे मत ले जाओ। लेकिन वर्दी के आगे जज्बात हार चुके थे। आर्मी कैंप का वो काल कोठरी नुमा कमरा, जहां सिर्फ दर्द की गूंज थी। जोया को एक लोहे की कुर्सी पर बांध दिया गया था। सामने कैप्टन रणबीर खड़े थे, जिनकी आंखों में देश के गद्दारों के लिए कोई दया नहीं थी। बोलो जोया, वो नक्शे कहां हैं? तुम उन लोगों को क्या जानकारी दे रही थी? सच उगल दो, वरना ये रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे लंबी रात होगी। खुदा की कसम कैप्टन साहब, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो सिर्फ अपने बीमार माँ बाप की सेवा करती हूँ। मैंने कभी वतन से गद्दारी नहीं की। कैप्टन ने इशारा किया और टॉर्चर शुरू हुआ। उस बर्फीली रात में जोया पर ठंडा पानी डाला गया। उसकी फटी हुई सांसें और कांपता हुआ शरीर देख दीवार के बाहर खड़े विक्रम का कलेजा फट रहा था। सर, वो बेकसूर लग रही है, उसे इतनी तकलीफ मत दीजिए। मैं उसे जानता हूं, वो ऐसी नहीं हो सकती। विक्रम, अपनी भावनाओं को इस वर्दी के नीचे दबा दो। एक फौजी पहले देश का होता है, बाद में किसी का प्रेमी। अगर तुमने दोबारा उसकी तरफदारी की तो मैं समझूंगा कि तुम भी उसके साथ मिले हुए हो। एक महीना बीत गया। वो जोया जिसका चेहरा चांदनी जैसा चमकता था, अब पहचान में नहीं आ रही थी। टॉर्चर ने उसे तोड़कर रख दिया था। उसका रंग फीका पड़ गया था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और शरीर पर नीले निशान। लेकिन विक्रम की मोहब्बत कम नहीं हुई थी। हर रात जब पूरा कैंप सो जाता, विक्रम अंधेरे का फायदा उठाकर उस कोठरी में जाता। वो अपने हिस्से का खाना छिपाकर जोया के लिए ले जाता। जोया, ये लो, थोड़ा पानी पी लो, कुछ खा लो। क्यों बचा रहे हो मुझे विक्रम? तुम्हारे कैप्टन को लगता है मैं गद्दार हूं। मार क्यों नहीं देते मुझे? इस जिल्लत की जिंदगी से तो मौत अच्छी है। हिम्मत मत हारो जोया, मेरी आंखों में देखो। मैं जानता हूं तुम पाक हो। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है। विक्रम उसे अपने हाथों से खाना खिलाता और उसके जख्मों पर मरहम लगाता। वो खुद भी पूरी रात नहीं सोता था। उसके लिए जोया का हर आंसू एक गोली जैसा था, जो उसके सीने के पार हो रहा था। 2 महीने बाद कैंप में एक इमरजेंसी फैक्स आया। इंटेलिजेंस ब्यूरो की नई रिपोर्ट थी। रिपोर्ट पढ़ते ही कैप्टन रणबीर के हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, तकनीकी गलती, टेक्निकल एरर। जोया निर्दोष है। गद्दार उसी नाम की दूसरी लड़की है जो दूसरे सेक्टर में रहती है। कैंप में हड़कंप मच गया। जिस लड़की को 2 महीने तक नर्क जैसी यातनाएं दी गई, वो दरअसल फरिश्ता थी। कैप्टन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने एक और चीज गौर की थी, विक्रम और जोया का बढ़ता लगाव। जोया को रिहा कर दिया गया। जब वो लड़खड़ाते कदमों से कैंप से बाहर निकल रही थी, विक्रम उसे थामने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कैप्टन रणबीर ने उसका रास्ता रोक लिया। रुको विक्रम, जोया आजाद हैं, लेकिन तुम नहीं। मैंने देखा है कि तुम कैसे नियमों को ताक पे रखकर इसकी मदद कर रहे थे। एक फौजी के लिए अनुशासन ही सब कुछ है। आज मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, जोया से दूर रहो। अगर तुमने फिर से उससे संपर्क करने की कोशिश की तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा। जोया अपने घर लौट गई, लेकिन उसका वजूद बिखर चुका था। 6 महीने बीत गए। विक्रम अब भी उसी बॉर्डर पर तैनात था, लेकिन उसके और जोया के बीच अब कैप्टन की पाबंदियों की एक और ऊंची दीवार खड़ी थी। वो दूर से अपनी दूरबीन से जोया को देखता, जो अब अपने आंगन में गुमसुम बैठी रहती थी। तभी गांव में खबर फैली, जोया की शादी तय हो गई है। उसके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी की बदनामी के दाग धोने के लिए उसकी शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। जोया ने विक्रम को एक आखिरी खत भेजा, जिसमें लिखा था, विक्रम, मेरे हाथ अब किसी और के नाम की मेहंदी से सजने वाले हैं। क्या तुम मुझे इस आग से निकालोगे, या मैं ये समझ लूं कि हमारा सफर यहीं तक था। विक्रम का खून खौल उठा। एक तरफ उसकी वफादारी थी, उसकी वर्दी थी, और दूसरी तरफ उसकी रूह, जोया। शादी का दिन करीब आ रहा था और कैप्टन रणबीर ने जानबूझकर विक्रम की ड्यूटी उसी शादी की सुरक्षा में लगा दी। ये विक्रम के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी।
अपनी ही मोहब्बत को किसी और का होते देखना। आज जोया के घर के बाहर रंग बिरंगी लाइटें तो थीं, लेकिन गांव की हवा में एक भारीपन था। जोया के आंगन में निकाह का शामियाना सजा था। जिस लड़की में टॉर्चर सेल की वो खौफनाक रातें काटी थीं, आज उसे लाल जोड़े में सजाया जा रहा था। पर जोया का दिल, वो तो महीनों पहले उसी कैंप की सलाखों के पीछे छूट गया था। कैंप में कैप्टन रणबीर ने विक्रम को बुलाया। विक्रम की आंखों में लाल डोरे थे, वो कई रातों से सोया नहीं था। जवान विक्रम, आज जोया की शादी है, गांव में भीड़ होगी, सुरक्षा के लिए मुझे वहां अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही चाहिए। तुम अपनी टीम के साथ वहां तैनात रहोगे। याद रहे, अनुशासन भंग नहीं होना चाहिए। ये विक्रम के लिए किसी फांसी की सजा से कम नहीं था। अपनी ही मोहब्बत को किसी और की दुल्हन बनते देखना, वो भी हाथ में बंदूक लेकर। लेकिन विक्रम ने भारी मन से कहा, जी साहब। क्योंकि एक फौजी के लिए ऑर्डर पत्थर की लकीर होता है। निकाह का वक्त करीब आ रहा था। दूल्हा अपने परिवार के साथ आ चुका था। गांव वाले कानाफूसी कर रहे थे। बेचारी जोया फौज की कैद से लौटी है, शुक्र है किसी ने हाथ तो थामा। विक्रम दरवाजे पर खड़ा था, उसकी उंगलियां अपनी राइफल पर कसी हुई थीं। तभी जोया को मंडप की ओर लाया गया। उसका चेहरा एक भारी घूंघट से ढका था, लेकिन उसके कांपते हाथों ने विक्रम को सब बता दिया। जोया ने चलते चलते एक पल के लिए अपनी नजरें उठाईं और विक्रम की आंखों में देखा। उस एक पल की खामोशी में हजार शिकायतें और बेइंतहा दर्द था। विक्रम की जेब में वो खत था जो जोया ने भेजा था। उसका मन हुआ कि सब कुछ छोड़कर जोया का हाथ पकड़ ले और उसे लेकर पहाड़ियों के पार भाग जाए। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी वर्दी पर लगे इंडियन आर्मी के बैज पर पड़ी। उसने आंखें मूंद लीं और एक गहरा सांस लिया। उसने अपने प्यार के ऊपर अपने फर्ज को चुन लिया। काजी साहब ने निकाहनामा सामने रखा। उन्होंने पूछा, जोया बीवी, क्या आपको यह निकाह कबूल है? पूरा मंडप शांत हो गया। जोया के होंठ कांपे, पर शब्द नहीं निकले। काजी साहब ने दोबारा पूछा। विक्रम ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। उसके गालों पर एक आंसू ढलक गया। ठीक उसी वक्त राष्ट्रीय राइफल्स की 3 गाड़ियां धूल उड़ाती हुई आंगन में रुकी। कैप्टन रणबीर अपनी पूरी वर्दी में हाथ में कुछ कागजात लिए बाहर निकले। रुको! यह निकाह नहीं हो सकता। सब हक्के बक्के रह गए। दूल्हे का बाप गुस्से में खड़ा हुआ। ये क्या बदतमीजी है कैप्टन साहब? अब आप हमारी शादियां भी रोकेंगे? कैप्टन रणबीर सीधे मंडप के बीचों बीच गए और विक्रम को अपने पास बुलाया। विक्रम डर गया कि शायद कैप्टन को उसकी भावनाओं का पता चल गया है और अब उसे सजा मिलेगी। विक्रम, मैंने तुम्हें आज यहां इसलिए नहीं भेजा था कि तुम अपनी मोहब्बत को हारते हुए देखो। मैंने तुम्हें यहां तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। कैप्टन ने गांव वालों की तरफ मुड़कर कहा, जोया गद्दार नहीं थी, ये हमारी गलती थी। लेकिन इन 2 महीनों में मैंने जो देखा वो मिसाल है। विक्रम इस लड़की से प्यार करता था, लेकिन जब मैंने इसे चेतावनी दी तो इसने एक फौजी की तरह अनुशासन को चुना। इसने अपने प्यार के लिए बगावत नहीं की, बल्कि अपने देश के कानून का सम्मान किया। जो इंसान अपने देश के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर सकता है, देश उसका कर्जदार होता है। मैंने ऊपर हेडक्वार्टर से बात की है। विक्रम और जोया की शादी के लिए स्पेशल परमिशन ले ली गई है और इस बेटी का कन्यादान और निकाह का सारा खर्च भारतीय सेना उठाएगी। सन्नाटा एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट में बदल गया। विक्रम के पैरों तले जमीन निकल गई। वो फूट फूट कर रोने लगा और कैप्टन के गले लग गया। कैप्टन ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, जा पागल, अपनी दुल्हन को ले जा। तू जीत गया विक्रम, तू भी और तेरा प्यार भी। जोया ने अपना घूंघट हटाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि वो चमक थी जो महीनों पहले खो गई थी। उसने विक्रम को देखा, जो अब एक सिपाही के रूप में नहीं, बल्कि उसके जीवन साथी के रूप में खड़ा था। वक्त गुजरता गया। कश्मीर की वादियों में अब बारूद की नहीं, केसर की खुशबू ज्यादा आती है। उरी के उसी पहाड़ी के पास एक खूबसूरत छोटा सा घर है। आंगन में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है, जिसके हाथ में एक खिलौने वाली बंदूक है और सिर पर पिता की फौजी टोपी। जोया किचन से बाहर आती है। उसके चेहरे पर अब वही पुरानी चांद जैसी रौनक वापस आ गई है।
तभी बाहर एक जीप रुकती है। विक्रम वर्दी में वापस आया है। बच्चा दौड़कर अपने पिता की गोद में चढ़ जाता है। विक्रम जोया की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, आज फिर से वही कहवा पिलाओगी? जब तक ये पहाड़ है और जब तक ये सरहद है, ये कहवा और मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा। सरहदें जमीन को बांटती हैं, दिलों को नहीं। और जहां फर्ज और मोहब्बत एक साथ मिल जाएं, वहां खुदा भी रास्ता बना देता है। ये थी विक्रम और जोया की कहानी, सरहद की मोहब्बत। लगाव भी रखने लगा है तो वह व्यथित हो उठी। एक दिन भोजनालय में बड़ी दावत थी। एक संपन्न महिला ने उसे पहचान लिया। अरे, यह तो वही लड़की है जो पुल के पास बैठती थी। हॉल में सन्नाटा छा गया। कमला देवी शर्म से भर उठी। उन्होंने आगे बढ़कर राधा को झटका दिया। यहां से चली जाओ। वह अपमान नहीं, इस घर की शान थी। जिसे आप मर्यादा का सवाल कहती हैं, मैं उसे इंसानियत कहता हूं। अगर वह यहां नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं। आर्यन बेचैन होकर गाड़ी लेकर वर्षा में निकल पड़ा। उसने पूरा शहर छान डाला। हर चौराहा, हर रास्ता, हर पुराना मंदिर। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसका मन डूब रहा था। अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर डाला। राधा, उसने पुकारा। राधा ने नजर उठाई। शिकायत नहीं, बस गहरी थकान थी। आप क्यों आए? मैं वहीं ठीक थी। मिट्टी को महल में रख दो, वह रत्न नहीं बनती। आर्यन की आंखें भर आईं। तुम मिट्टी नहीं हो, तुम मेरी दुनिया हो। उस जगह में, उस घर में मेरे भीतर खालीपन था। तुमने उसे अर्थ दिया। रो पड़ी। यह आंसू पीड़ा के नहीं, अपनापन मिलने के थे। उसने धीरे से हां में सिर हिलाया। समय बीता। सुगंध सदन अब केवल भोजनालय नहीं, पहचान बन चुका था। आर्यन और राधा ने मिलकर नया आश्रय नाम की पहल शुरू की। जिंदगी भरा पर सुंदर परिधान, माथे पर छोटी बिंदी, चेहरे पर आत्मविश्वास। सभागार तालियों से गूंज उठा। वही समाज जो कभी मुंह मोड़ता था, आज सम्मान दे रहा था। पहली पंक्ति में कमला देवी बैठी थीं। उनकी गोद में आर्यन और राधा का छोटा बेटा था। आंखों में गर्व झलक रहा था। राधा ने माइक संभाला।